हेलो 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 हेलो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय क्लासेस। तो बच्चों देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो अर्जुन साइंस टेस्ट सीरीज़ जो हमने कंडक्ट करी है उसका सेकंड टेस्ट। सो देखिए, विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप सभी ने अगर फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ का हमारे सोल्यूशन वीडियो नहीं देखा है, सो मैं ऊपर आई बटन होगा, मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगा, आप सभी वहाँ जाके देख लीजिएगा। या फिर आप सभी को अगर डिस्क्रिप्शन में चाहिए होगा तो मैं वहाँ पे लिंक डाल दूँगा। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर ये है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर उसको चेकआउट कर लीजिएगा आप। नहीं तो अब आज हम आगे वाली इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखिए, इस वीडियो के अंदर अंदर विदाउट एनी टाइम वेस्ट, तो देखिएगा, आप सभी को तो पता ही है कि 39 क्वेश्चंस होंगे, 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है वगैरह वगैरह। आप सभी को इतना तो पता ही होना चाहिए। एंड चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स कम हियर विथ सेक्शन ए, जिसके अंदर हम एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। तो एमसीक्यूज़ के अंदर आप देख सकते हो कि लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, क्विक लाइम एंड वाटर की रिएक्शन के लिए करेक्ट रिएक्शन पूछ रहे हैं। सो आपके सामने 4 ऑप्शन है। देन करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन सी, CaO प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। फिर इसके बाद पूछ रहा है सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यहाँ पे देख लीजिए, तो क्लोव ऑयल एंड वनीला एसेंस। क्लोव अगर आप देखो तो लौंग को कहते हैं, तो क्लोव ऑयल और वनीला एसेंस का इस्तेमाल ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के फॉर्म में किया जाता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कहता है कि फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH to 6 टू डिले इट्स कर्डलिंग, केमिकल सब्सटेंस एडेड टू इट विच इज़ बेकिंग सोडा। आप लोग भी लोग जानते होंगे कि लाइक बेकिंग सोडा जो होता है, जब दूध निकाला जाता है मॉर्निंग के टाइम पे या फिर जब भी दूध निकालते हैं, तो वो इतनी जल्दी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जो दूधिया होता है या जो आपका जो उसको डिलीवर करता है घर घर जाके, तो दूध इतनी जल्दी ख़राब ना होती, इसीलिए वो लोग क्या काम कर देते हैं कि उसका जो pH होता है उसको थोड़ा डिले करने के लिए, क्योंकि ये मान लीजिए, क्योंकि जब फ्रेश मिल्क होता है उसका pH 6 है, और जितना ज़रा डिले होता जाएगा तो वो फ्रेश दूध जो है आपका वो एसिडिक नेचर होने की वजह से ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए उसमें बेकिंग सोडा बेस मिलाया जाता है, ताकि वो न्यूट्रल या फिर थोड़ा अबव न्यूट्रल यानी थोड़ा सा बेसिक हो जाए, ताकि थोड़े समय तक दूध सस्टेन कर सके। ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर रीज़न आपका आ सकता है। अभी तो देखो, आपका थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये एमसीक्यू के फॉर्म में आया है, ऐसी केस स्टडी के अंदर भी क्वेश्चन आता है इसका। सो आई होप आप सभी इस चीज़ पे नोटिस करेंगे। ठीक है ना। सो ये चीज़ है। इसके बाद देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, तो इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। सो डेफिनेटली ए ऑप्शन, सोडियम, क्योंकि सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करवा के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनवा रहा है, और हाइड्रोजन वहाँ पे H2O जो है अपने आप को रिड्यूस करा के जस्ट हाइड्रोजन बन के रिलीज हो जा रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन स्टेट्स दैट हाइड्रोनियम आयन आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है ना। जब HCl और वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर, जब HCl की गैस का और वाटर का रिएक्शन होता है तो वहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनता है। सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे था कि कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कैसे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, तो लाइक ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेवंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इट रिएक्ट विद बोथ एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आप सभी लोग जानते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और सॉल्ट बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बेसिकली आपका कह लीजिए तो एसिड के साथ रिएक्ट करके भी आपका सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। सो सी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन स्टेट्स दैट कि लाइक एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज लार्जर। ठीक है ना। फास्टर होती है आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की ब्रीदिंग रेट, बिकॉज आप सभी को पता है कि वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि क्वांटिटी एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को जो एयर वाली एनवायरनमेंट वाली आपकी ऑक्सीजन मिलती है, सो वाटर के अंदर एज कम्पेयर टू आउटर एयर ऑक्सीजन क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ती है। इसके लिए उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्टर होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, तो इसका बी करेक्ट आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन इज कि a process in which loss of water in the form of vapor from the aerial part of the plant takes place in X, which helps in Y. Here X and Y respectively are transpiration and temperature regulation. B option is correct. यहाँ पे देख लीजिए कि प्लांट्स अपने बॉडी पार्ट से, इट मीन लीव्स वगैरह से ट्रांसपिरेशन की हेल्प से वाटर लॉस करते हैं, और वाटर लॉस करके वो अपने बॉडी का
अपने पूरे के पूरे प्लांट बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। समर के टाइम पे वो लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तभी देख लीजिए जो प्लांट्स वगैरह धूप वगैरह के अंदर मौजूद रहते हैं तो उनको लार्ज क्वांटिटी में उस टाइम पे पानी चाहिए होता है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाएंगे, ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाएंगे तो ड्राई होके बेचारे डेड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं करा पाएंगे, जिसकी वजह से ड्राइनेस आ जाएंगे उनके बॉडी में। 10th क्वेश्चन हियर is saying the bacterial and viral infection that may be caused due to unsafe sex respectively are syphilis and warts, ठीक है ना। यहाँ पे आप कह लीजिए तो बैक्टीरियल और एक वायरल इन्फेक्शन जो कि अनसेफ सेक्स की वजह से हो सकती है, तो सिफाइलिस एंड वॉट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए HIV जो है वो वायरल आपकी है और वॉट्स भी वायरल है, वॉट्स एंड HIV दोनों वायरल है। गोनोरिया और सिफाइलिस आपकी क्या है, दोनों बैक्टीरियल है, लेकिन उसने बैक्टीरियल एंड वायरल पूछा है, तो बैक्टीरियल यहाँ पे सिफाइलिस है एंड वायरल आपकी वॉट्स है। 11th क्वेश्चन इज सेइंग द पार्ट इन विच गस्ट्रेटरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज टंग। भाई टंग के हमारा गस्ट्रेटरी रिसेप्टर होता है जिससे हमें टेस्ट पता लगता है। 12th क्वेश्चन इज सेइंग दैट ट्रेड कंसिडर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट का हमें पता लगाना है। That express itself in F1 generation, the trait that keeps on passing from one generation to another। देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि F1 जनरेशन के अंदर जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो क्या होती है। तो देखिए जब दो पेरेंट की क्रॉसिंग होती है और क्रॉसिंग करने के बाद जो सबसे पहले F1 जनरेशन के अंदर दिखेगा ना, दोज आर एक्चुअली डोमिनेंट ट्रेट्स, ठीक है ना। और F1 जनरेशन के बाद अगर किसी भी जनरेशन में, चाहे F2 हो चाहे F3 हो, अपकमिंग जनरेशन के अंदर अदर देन those traits which are displaying themselves in F1 जनरेशन, तो वो कहीं ना कहीं उनको रिसेसिव ट्रेट कहा जाएगा, ठीक है ना, या फिर आप कह लीजिए तो इनहेरिटेड ट्रेट कहा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो उनके इंटरनली बॉडी के अंदर मौजूद रहती है, एक समय बाद जाके कहीं पे वो अपने आप को डिस्प्ले करेंगी, ठीक है। सो 12th वन आंसर इज C, दैट इज डोमिनेंट ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन है कि आपका 13th कि यहाँ पे constant current in horizontal y in the plane of paper from the east to west as shown in the figure, ठीक है ना। the direction of magnetic field will be north to south at a point। तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है कि अगर करंट जो है यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अगर आपकी नॉर्थ टू साउथ है, तो बताइए कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सो डैट विल बी लाइक डायरेक्शन बिलो द वायर, ठीक है ना। बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक, कि Q, I और T को लेके एक एक्सप्रेशन आपको बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है, और Q, V, W को लेके यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला बनाना है। सो हेयर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है ना। चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम एंड W वर्क इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू फ्लो ऑफ करंट, दैट इज Q। नेक्स्ट वन इज 15th क्वेश्चन कि फॉर अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड N and S आर poles are created at the two ends among the following statement the incorrect statement is, so C option here is correct, that is incorrect। आपको देखो यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान देना है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। ये ऐसे क्वेश्चंस ना बच्चों को बहुत दिक्कत देते हैं, क्योंकि बच्चे क्या काम करते हैं, क्वेश्चन को धड़ाधड़ पढ़ते हैं और उनको लगता है कि करेक्ट स्टेटमेंट ही मेजॉरिटी पूछता है, और आपके पेपर में आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ना वो लोग इनकरेक्ट वर्ड को कभी कभी एग्जामिनर क्या काम करता है कि वैसे तो बोल्ड लेटर के अंदर उसको या फिर इटैलिक्स के अंदर उसको थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश की जाती है, बट कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए नॉर्मली वो इनकरेक्ट वर्ड को ऐसे करते थे, तो वो छिप सा जाता है, बच्चों का ध्यान नहीं जा पाता, वो इनकरेक्ट को असल में इन करेक्ट पढ़ते हैं, इन अलग करेक्ट अलग। तो ऐसे में ना वो फटाफट बस उनका ध्यान करेक्ट पे जाता है एंड वो बस कोई भी, वैसे तो 4 में से 3 ऑप्शन होते ही करेक्ट है, पहला किसी भी करेक्ट स्टेटमेंट को देख के टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, बट आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 16th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है MCQ बेस्ड है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है जो कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करती है और 220 वोल्ट के ऊपर वो आपकी ऑपरेट होती है। तो मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज़ वायर टू बी यूज्ड, यहाँ पे मिनिमम फ्यूज़ वायर की रेटिंग क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से आप करंट निकालेंगे और जितना करंट आएगा ना मिनिमम उतनी ही पावर की वहाँ पे उतनी ही रेटिंग की फ्यूज़
या MCB यूज़ होगी यहाँ पे, ठीक है ना। सो 5 एम्पियर विल बी हियर इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नाउ असर्शन रीजन के आपके 4 क्वेश्चन है। तो 17th क्वेश्चन है यहाँ पे, ह्यूमन पॉपुलेशन शो ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन ट्रेड्स, ठीक है ना। रीजन कह रहा है ऑल वेरिएशन इन अ स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। तो देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है कि असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए जितनी भी स्पीशीज़ वेरिएशन करती है उनके इक्वल चांसेस नहीं होते। अब जो स्पीशीज़ अच्छी तरीके से एवोल्यूशन करेगी या वो एनवायरनमेंट के साथ लाइक टाइम के साथ साथ अच्छा एवोल्यूशन कर रही है, अच्छा वेरिएशन कर रही है, उसके चांसेस थोड़े ज़्यादा होंगे। जो अच्छा वेरिएशन या जो अच्छा एवोल्यूशन नहीं कर रही है या फिर समय के साथ साथ इतना नहीं बदल रही है तो उसके ऑब्वियस ही बात है चांसेस कम होंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि सबके इक्वल चांसेस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। यहाँ पे 18th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन ZNO अंडरगो रिडक्शन। बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि ZNO को आप देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो तो ZNO का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ZNO था और ध्यान से अगर आप देखो तो ये इसका रिडक्शन हो जा रहा है यहाँ पे और कार्बन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो ZNO तो रिडक्शन हो रहा है। रीज़न यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्बन इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन खुद ऑक्सीडाइज होके, कार्बन यहाँ पे देख लीजिए खुद ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे किसको रिड्यूस कर रहा है, ZN को रिड्यूस कर रहा है। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अंडरस्टूड। 19th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। इसके बाद रीज़न यहाँ पे कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। देखिए अब यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं लेकिन असर्शन और रीज़न का कोई मेल नहीं खाता। ये बात बिल्कुल सही है कि लाइक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। रीज़न यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी एक पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर के अराउंड अगर हम करंट इंक्रीज़ कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ जो होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन इन दोनों बातों का आपस में कोई तुक बनता नहीं है, ठीक। लेकिन दोनों बातें सही हैं तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। लास्ट MCQ इज सेइंग दैट द वॉल्स ऑफ एट्रिया आर थिकर देन दोज ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड रीज़न इज सेइंग द वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स एट हाई प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इधर डी ऑप्शन इज़ करेक्ट डैट असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू। देखिए कह रहा है कि लाइक एट्रिया की वॉल्स थिकर होती है वेंट्रिकल से, तो ऐसा नहीं है, वेंट्रिकल्स की वॉल्स थिकर होती हैं। तो असर्शन गलत है यहाँ पे, रीज़न जो है यहाँ पे वो ट्रू है, ठीक है। सो यहाँ पर आप सभी के देख लीजिए सारे के सारे MCQs हो चुके हैं और अगर आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगता हो और मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी हो तो उस जगह पे वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन बी एंड सेक्शन बी के अंदर 21st क्वेश्चन इज सेइंग दैट हाउ इज़ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन बींग्स, स्टेट वन मेन फंक्शन ईच ऑफ मेडुला एंड सेरिबेलम। देखिए ब्रेन जो है हमारा, आप राइट साइड के अंदर सोल्यूशन भी देख सकते हैं, मैं वर्बली भी बता रहा हूँ। हमारा जो ब्रेन होता है ना एक्चुअली में वो हमारे क्रेनियम यानी जो हमारा स्कल बॉक्स होता है उससे प्रोटेक्टेड होता है और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उससे प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। आपको जस्ट इतना लिखना है, हाफ मार्क का आपका क्वेश्चन होगा, हाफ ऑफ मार्क की ये दोनों स्टेटमेंट है। इसके बाद मेडुला और सेरिबेलम की एक हमें फंक्शन बताना है। सो मेडुला जो होती है हमारे बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, वॉमिटिंग का हो गया, इसके अलावा आपके और भी हो गया, ब्रीदिंग एक तरीके से कह लीजिए तो कैजुअल ब्रीदिंग जो होती है, नॉर्मली हम ब्रीदिंग करते रहते हैं, इनवॉलंटरी है, ठीक है। हमारी आइज़ की जो लिड्स होती है इसका आप कह लीजिए इनवॉलंटरी है। हाँ एक समय पे तो हमें वॉलंटरी आएगी लेकिन नॉर्मली आप देख लीजिए हमारे कंट्रोल में नहीं होता, अपने आप कुछ ही सेकेंड्स के अंदर हमारी जो आई लैशेस होती है ये बंद चालू मतलब क्लोज एंड ओपन होती है, बंद चालू नहीं। सो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मेडुला की होती है। सेरिबेलम की हमारी जो जिम्मेदारी होती है वो होती है कि वॉलंटरी जो हमारे एक्शंस हो रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में है वो कितने प्रिसाइसली हो, कितने ज़्यादा बेटर फॉर्म में हो, तो इस चीज़ का वो ध्यान रखता है। हमारे बॉडी का पॉस्चर, हमारे चलने का तरीका, हमारे लिखने का तरीका, ठीक है ना, दौड़ते टाइम पे हमारे बॉडी का बैलेंस वगैरह, तो इस चीज़ के लिए सेरिबेलम
रिस्पॉन्सिबल होता है। सो 21st क्वेश्चन यहाँ पे आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। 22nd क्वेश्चन इज सेइंग that on heating X at 373 Kelvin it loses water molecule and become Y. Y is a substance that which doctor use for supporting fractured bone in the right position. अब देखिए इससे बात से तो पता लगे कि डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी को पता है पीओपी चढ़ाई जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस चलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स वाला जो सब्सटेंस है ना, जब उसको हम हीट करते हैं तो वहाँ पर वो क्या बन जाता है, वाई बन जाता है। और वाई यहाँ पे जो होता है वो आप ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फ्रैक्चर ठीक करने के लिए हो रहा है, तो एक्स यहाँ पे जिप्सम हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। और यहाँ पे जो यहाँ पे वाई सब्सटेंस है डेट इज़ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, राइट साइड के अंदर आप इसका सोल्यूशन भी देख ही रहे होंगे और आप सभी उस चीज़ को नोटिस करते रहिए। सेकंड कह रहा है हाउ कैन एक्स बी री ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉम वाई। कह रहा है कि पीओपी से हम वापस से जिप्सम कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम उसके अंदर वाटर ऐड करा देते हैं तो वहाँ पे वो वापस से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका और पार्ट कह रहा है टू सोल्यूशन एम एंड एन गिव्स रेड एंड ब्लू कलर रेस्पेक्टिवली विद यूनिवर्सल इंडिकेटर इन विच सोल्यूशन विद हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी मोर, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, कह रहा है कि दो सोल्यूशन एम और एन है और जो कि रेड और ब्लू कलर दे रहे हैं एक यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने की वजह से। किस सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। देखिए जिस सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे वो सोल्यूशन क्या होगा, रेड कलर में कन्वर्ट होगा। तो एम यहाँ पे रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हियर एम सोल्यूशन इज एसिडिक। और सेकंड है कि इफ बोथ एम एंड सोल्यूशन आर मिक्सड एंड रिजल्टेंट मिक्सचर इज टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर इट टर्न्स ग्रीन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट फॉर्म्ड। अब यहाँ पे जो एम एन और एन है ये दोनों के दोनों, क्योंकि आपको पता है कि लाइक एम और एन जो है ये एक रेड कलर दे रहा है, इट मीन्स वो एसिड है, एंड एक एन जो है वो ब्लू कलर दे रहा है, इट मीन्स वो बेस है। एसिड और बेस को मिलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा। और सॉल्ट वाली रिएक्शन जो होती है एसिड प्लस बेस सॉल्ट फॉर्मेशन प्लस H2O, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ओके, सो 22 क्वेश्चन वी ऑल्सो डन। 23rd क्वेश्चन सेज दैट व्हाट विल हैपन इफ जाइलम टिश्यू इन अ प्लांट इज रिमूव्ड। ठीक है, अगर जाइलम टिश्यू को यहाँ पे रिमूव करा दिया जाए तो क्या होगा। तो देख लीजिए जाइलम अगर टिश्यू हम रिमूव करा देंगे तो प्लांट्स जो है वो उनको वाटर और मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे। वाटर और मिनरल्स नहीं मिल पाएगा तो प्लांट डेड हो जाएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और अगर हमें चोट लगती है, बी पार्ट जो इसका कह रहा है कि इफ़ वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, तो क्या होगा। अगर हमें चोट लगती है तो ऑब्वियसली बात है हमारे बॉडी की जो प्लेटलेट्स है वो यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करेंगी और वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग करके हमारे एक्सेसिव ब्लड लॉस को सेव करेंगे, मतलब हमारे बॉडी से जो एक्सेसिव खून ना बह जाए इसीलिए वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो 23rd क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। 24th क्वेश्चन इज लिस्ट द इवेंट इन द प्रॉपर सीक्वेंस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस के इवेंट के दौरान आप प्रॉपर सीक्वेंस में बताइए कि क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एब्जॉर्ब होती है। इसके बाद जो यहाँ पे रूट्स के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब किया गया था वाया ऑस्मोसिस, तो अब वो लाइट एनर्जी की हेल्प से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है और उसका रिएक्शन प्लस वाटर मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करके जो यहाँ पे ब्रेक डाउन करा गया है, इस सब चीज़ों से मिलाकर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाएंगे। ओके, तो ये एक सीक्वेंस चलता है, सीक्वेंसिक फॉर्म में एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो यहाँ पे ये बताना था। और पार्ट के अंदर यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2 वेज बाय विच लीफ ऑफ अ प्लांट हेल्प इन एक्सक्रीशन। ऐसे 2 तरीके बताइए जिससे प्लांट जो है वो एक्सक्रीशन करते हैं। सबसे पहला ट्रांसपिरेशन से एक्सेसिव वाटर लॉस करते हैं, अगर ज़्यादा पानी होता है तो उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू उड़ाते हैं। दूसरा यहाँ पे जो काम करते हैं डैट इज़ कि अगर उनके बॉडी के अंदर यूरिया यूरिक एसिड वगैरह ये सब होता है तो वो अपने किसी लीफ के थ्रू उसको शेड कर देते हैं। पीले उसके मतलब पत्तियाँ पीली हो जाती है तो अपने आप गिरती रहती हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है उससे होता है। तीसरा यहाँ पे बोनस के अंदर अगर आप लिख सकते हो तो देखिए सबसे कॉमन जो चीज़ है यहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन प्लांट की किसी का काम का नहीं है, तो वो भी उसके लिए क्या है, वेस्ट मटेरियल है। 24th क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट कम 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, लिस्ट 2 मेथड ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बीच में डिफरेंस की अगर हम बात करें तो बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो
ईजीली एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप उसको डिस्पोज करते हो तो डिकम्पोज हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल ईजिली डिकम्पोज नहीं होते। बायोडिग्रेडेबल नेचर फ्रेंडली होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर फ्रेंडली नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा एग्जांपल्स के अंदर आप दे सकते हो बायोडिग्रेडेबल के अंदर प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए, एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आप सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लिख सकते हो, प्लास्टिक, पॉलीथीन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके बाद कह रहे हैं कि 2 मेथड्स जिससे सेफ डिस्पोजल हो, तो देख लीजिए, आप उसको कॉम्पोस्टिंग करा सकते हो बायोडिग्रेडेबल की, मतलब आप उसका मैन्यूरिंग कर सकते हो, उसको क्या नाम है सड़ा करके उससे खाद बना सकते हो। दूसरा, आप उसको ग्राउंड के अंदर अगर आप उसको दबा देते हो, उसको गाड़ देते हो, तो वो समय के साथ साथ ईजिली क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। या फिर आप उसको क्या काम कर सकते हैं कि आप देख सकते हो कि आज के टाइम पे क्या होता है कि जो डस्टबिन्स बने होते हैं तो 2 कलर के होते हैं, एक ग्रीन एंड एक ब्लू। ग्रीन आप डस्टबिन के अंदर डालोगे तो उसका इस्तेमाल क्या करा जा सकता है कि खाद बनाने के लिए उसको डिकम्पोजिशन के फॉर्म में ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या करा जा सकता है, डिग्रेड करा दिया जाता है। ठीक है, तो आप उसको ग्रीन डस्टबिन के अंदर डाल सकते हो। 25th क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। 26th क्वेश्चन हियर सेज दैट कि यहाँ डायग्राम को देख के, जो इमेज आई वाला डायग्राम है, तो ए बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देख लीजिए कि वो क्वेश्चन ऊपर है और ये रहा यहाँ पर। ठीक है ना, ए पार्ट यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ द विजन शोन इन द फिगर, कि यहाँ पर क्या डिफेक्ट है इस आई के अंदर। तो देखिए यहाँ पे आई के अंदर ना जो इमेज है वो पीछे बन रही है, यहाँ जाके बन रही है। ये डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। ठीक है, जिसे फार साइटेडनेस कहते हैं। इसके बाद कि 2 केसेस कॉजेज़ बताने हैं हमें कि इससे कि हम ताकि अपनी आँखों को ठीक कर सकें, मतलब 2 कॉजेज़ बताने हैं ताकि जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। तो देखिए, या तो फोकल लेंथ जो है आई की वो काफ़ी छोटी हो, ठीक है, या फिर आई बॉल का साइज़ काफ़ी छोटा हो। आई बॉल का साइज़ छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इमेज है वो पीछे जाके बनेगी। इसका करेक्शन कैसे होगा, तो इसका करेक्शन आगे कॉन्वेक्स लेंस लगा के होगा। कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा सा कन्वर्ज करेगी, बाकी की हमारी आई कन्वर्ज करेगी और प्रॉपर रेटिना पे जाके इमेज बनेगी। ओके, यहाँ पे सो 26th क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन सी, एंड सेक्शन सी 3 मार्क क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑफ सेक्शन सी, यानी 27th क्वेश्चन here says that कि write a balanced equation to show the reaction that occurs when a piece of aluminium is dipped in a dilute solution of first one sulfuric acid and second one sodium hydroxide. B here said that write the color of solution formed when copper oxide is treated with hydrochloric acid. Give reason for this observation. अब यहाँ पे आप राइट साइड के अंदर आप देख सकते हो कि लाइक रिएक्शन दोनों की लिखी हुई है, इसके अंदर कुछ एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे अगर कॉपर ऑक्साइड को हम HCl के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या कलर आएगा सोल्यूशन का, सो दैट विल बी ब्लू ग्रीन कलर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ सो रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो रिएक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कि अगर हम कॉपर ऑक्साइड CuO को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनाता है यहाँ पे CuCl2 प्लस में H2O। ओके, ये है बैलेंसिंग, आप कर लीजिएगा। जैसे H2 है यहाँ पे और Cl2 है तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ तो HCl, ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन कलर यहाँ पे कॉपर क्लोराइड की वजह से आएगा। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन हियर, डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, और बी पार्ट यहाँ पे कह रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोनों के अंदर एक एक एग्जांपल दीजिए और जस्टिफिकेशन दीजिए। तो देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है दोनों के दोनों कंपाउंड के अंदर, और वहाँ पर जो रिएक्टेंट होते हैं उन दोनों के कंपाउंड के जो आयंस होते हैं अपनी प्लेस स्विच कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसका अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, मैं आंसर अगर यहाँ पे करना चाहूँ तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे A B प्लस में C D के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो वहाँ पे A जो है वो आपका D के साथ रिएक्शन कर लेगा और B जो है वो वहाँ पे C के साथ रिएक्शन कर लेगा। ये देख लीजिए, A यहाँ पे D के साथ चला जाएगा, B यहाँ पे C के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, दोनों के दोनों आयंस ने आपस में अपनी प्लेस स्विच कर ली। दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के यहाँ पर और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोनों के अंदर आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक एक एग्जांपल के साथ अब जस्टिफिकेशन देना था। तो देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने राइट साइड के अंदर सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है, आप दोनों को कंसीडर कर सकते हो। तो 28 क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। 29th क्वेश्चन हेयर इज प्योरली एन न्यूमेरिकल। सो हेयर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो सोल्यूशन पूरा का पूरा आपका सामने है। वीडियो पॉज करके आप कंप्लीटली देख सकते हो, एंड दोनों के दोनों पार्ट, इसके और वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल है। वीडियो पॉज करके आप इस चीज़ को देख सकते हो। सो 29th क्वेश्चन भी मेरी तरफ से डन है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन की तरफ। नाउ in 30th question, here it is saying with the help of an activity explain the action of saliva on the food we eat, and B part is saying why is bile juice important for the in the process of digestion। देख लीजिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक एक्टिविटी की हेल्प से आप समझाइए कि सलाइवा का एक्शन हमारे फूड पे कैसे होता है। सो देखिए, हमारे फूड के अंदर स्टार्च मौजूद होता है, और स्टार्च जब हम खाते हैं तो सलाइवा क्या काम करता है कि वो स्टार्च को ब्रेक करके, ठीक है, स्टार्च को ब्रेक करके सिंपलर शुगर के अंदर, सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी के द्वारा समझाना था कि ये काम होता कैसे। तो देखो, हमें तो पता नहीं लग पाएगा कि हमारे माउथ के अंदर हम बस चबा के निगल ले रहे हैं, तो हमारे माउथ के अंदर क्या क्या हुआ। तो एक्टिविटी के अंदर इससे यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐसे में आप एक 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, और जैसे कि करना क्या था आपको कि एक्टिविटी जो यहाँ पे लिखनी थी आपकी बुक के अंदर, ये एक्टिविटी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिखी हुई है। सो एक्टिविटी के अंदर क्या है कि मैं इसको सिंपलर वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, 2 टेस्ट ट्यूब लो, 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर एक के अंदर आप शुगर मतलब वही स्टार्च सोल्यूशन डालो, और दूसरे के अंदर स्टार्च सोल्यूशन प्लस सलाइवा डालो। ठीक है, और ऐसे में दोनों के अंदर आप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो देखिए होगा क्या कि एक सोल्यूशन जिसके अंदर आपने स्टार्च जो है विद सलाइवा, आप उसके अंदर आयोडीन डालोगे तो उसके अंदर कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारे सलाइवा ने क्या काम कर दिया कि ऑलरेडी उसको डाइजेस्ट कर दिया और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, स्टार्च को ब्रेक करके सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब तो स्टार्च रहा नहीं, तो वहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो आपका कंटेनर है, यानी जो भी आपका टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर अगर आप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो उसके अंदर कलर चेंज होगा, क्योंकि अभी भी उसके अंदर स्टार्च मौजूद है। तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना था। बहुत बच्चे जैसे मैंने कि आंसर शीट्स चेक करी है, तो उन्होंने उसके अंदर केवल और केवल माउथ के अंदर डाइजेशन वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है। हालांकि थोड़ा सेंस बनता है कि एक्चुअली में प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है, बट आपको प्रूफ देना था कि हमारे माउथ में एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो देखिए, अगर अच्छा खासा एग्जामिनर होगा और वो आपकी छोटी सी ये गलती अगर पकड़ लेगा तो वो आपके वहाँ पे मार्क्स काट लेगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर उसके नज़र से ये चीज़ स्किप हो जाती है और वो वहाँ पे वो प्रोसेस पूरा देख लेता है आपका कि माउथ के अंदर वगैरह वगैरह, शायद से वो आपका आंसर टिक करके आगे बढ़ जाए। बट हेयर यू हैव टू लुक आउट, एंड आपको आंसर क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़ना है। एक्टिविटी के द्वारा आपको समझाना था। बहुत बच्चों ने ये गलती करी। आज मैंने जो आंसर शीट्स चेक करी हैं, तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आप सबका ये गलती बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में ना हो। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं ये एग्जामिनर की इन्हीं पे नज़र होती है, और जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम पेपर में डाले जाते हैं जो कि बच्चों को क्या करें, थोड़ा सा मिसगाइड कर देते हैं। बच्चा पूरी तरीके से क्वेश्चन पढ़ता नहीं है, एंड आंसर वो कुछ और समझ के लिखता है, क्वेश्चन कुछ और डिमांड कर रहा होता है, फिर बाद में हम सोचते हैं कि हमारे मार्क्स क्यों कट गए। ठीक है, सो नेक्स्ट इसका बाइल जूस वाला पार्ट है। तो देखिए, बाइल जूस हमारा लिवर सिक्रीट करता है, और बाइल जूस का मेन काम होता है फैट को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, और इसके अलावा जो यहाँ पे बाइल जूस होता है वो हमारे पेंक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं, पेंक्रियास से जो हमारे पेंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जिसके अंदर आपके पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेस मौजूद होता है, उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। ओके, और फूड को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है। सो हियर 30th क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। Now 31st question here is physics question। यहाँ पे कह रहा है कि straight cylindrical conductor is suspended with its axis perpendicular to magnetic field of a horseshoe magnet. The conductor gets displaced towards left when a current is passed through it. What will happen to the displacement of the conductor if current is increased? देखिए, अगर
करंट आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंडक्टर भी बढ़ेगा। हॉर्सशू मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट, देन अगेन हियर डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज, क्योंकि अगर हॉर्सशू मैग्नेट की ज़्यादा पावर वाला लेकर आओगे अगेन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी उसकी और डिस्प्लेसमेंट अगेन इंक्रीज हो जाएगा। और कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू इट इज़ रिवर्स्ड, अगर देख लीजिए अगर करंट की डायरेक्शन आप रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट हियर इज स्टेइंग दैट नेम एंड स्टेट द रूल ऑफ डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स ये तीन चीज़ों वाला अगर पार्ट आता है तो आंख बंद करके आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। राइट साइड में आप देख लीजिए तो इसका डायग्राम भी दे रखा है। सो इस तरीके से आप अपना आंसर करेंगे। इसका बी पार्ट भी देख लीजिए अगर हम बात कर लेते हैं। सो बी पार्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ वर्टिकल करंट कैरिंग स्ट्रेट conductor passing through through a horizontal carbo, mark the direction of current and the magnetic field line. Name and state the rule which is used to determine the direction of magnetic field associated with current carrying conductor. So आपका देख लीजिए राइट साइड के अंदर आप डायग्राम देख सकते हो कि इस डायग्राम का एक क्वेश्चन था कि एक वर्टिकल कॉलम के थ्रू यहाँ पे अगर हम एक वायरिंग के थ्रू अगर हम करंट पास कराते हैं तो और करंट की डायरेक्शन वगैरह सब आपको मेंशन करनी है। और दूसरा यहाँ पे बताना था आपको कि इसमें कौन सा रूल लगेगा। तो देखिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड और करंट को लेके, करंट के डायरेक्शन को लेके और मैग्नेटिक फील्ड को लेके क्वेश्चन आता है, देन आंख बंद करके इसमें राइट हैंड थंब रूल लगता है। ओके, सो ये था हमारा 31st क्वेश्चन। नाउ 32nd क्वेश्चन हियर इज सेइंग दैट हाउ इज ओजोन इज फॉर्म्ड इन द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, डैमेज टू द ओजोन लेयर इज कॉज ऑफ कंसर्न, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अब देख लीजिए ओजोन लेयर हमारे जो हायर लेवल पे पाई जाती है वो कैसे बनती है। तो देखिए यूवी रेज जो होती है जैसे ही जो सन से आती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को स्प्लिट करवा देती हैं, ठीक है ना, नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर उसको फॉर्म करा देती हैं। और वही नेसेंट ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वहाँ पे बन जाता है O3 आयन, ठीक है, जिसे ओजोन आयन कहते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल कहते हैं। हमारे ओजोन लेयर को डैमेज किस तरीके से पहुँचता है और ओजोन लेयर को अगर डैमेज पहुंचता है तो उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देख लीजिए ओजोन की वजह से, ओजोन के डिप्लीशन होने की वजह से यूवी रेज अंदर आती हैं जिसकी वजह से स्किन कैंसर होता है और भी कई सारी बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। तो यूवी रेडिएशन हमारे लिए इस तरीके से हार्मफुल है। तो ये हो गया 32nd क्वेश्चन। इसके अलावा 33rd क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का डायग्राम बनाइए और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का डायग्राम बनाइए। तो देखिए डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का तो प्रिज्म वाला डायग्राम होता है, राइट साइड के अंदर आप देख सकते हो। एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का आपका वाटर ड्रॉपलेट वाला डायग्राम होता है जिसके अंदर आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो, ठीक है, कि सनलाइट आती है रेन ड्रॉप के अंदर उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन के फॉर्म होता है जिसकी वजह से जो लाइट जब वहाँ पे निकलती है तो रेनबो फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। सो ये था इसका, ये 2 डायग्राम थे आपके, 3 मार्क आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद नाउ नेक्स्ट कम टू सेक्शन डी पार्ट और इसके अंदर हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करें अगर देखें तो फटाफट। तो 34th क्वेश्चन ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि वेयर आर टेस्टिस लोकेटेड इन ह्यूमन मेल्स एंड वाई, स्टेट टू फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। देखिए ह्यूमन मेल के अंदर टेस्टिस की लोकेशन जो होती है बिलो एब्डोमेन आउटसाइड बॉडी होती है और वो स्क्रॉटम के अंदर पाया जाता है। रीज़न इसके पीछे क्या होता है कि उसको स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 to 3 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी के। सो हमारा बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आप सभी लोग जानते हो। सो उसको 2 to 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इट मीन्स 34 to 35 डिग्री। इसके बाद टेस्टिस के 2 फंक्शन, सो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना और दूसरा स्पर्म प्रोडक्शन करना। ह्यूमन फीमेल के अंदर वन ऑफ द ओवरी रिलीज एन एग एवरी मंथ, स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इफ एग इज फर्टिलाइज्ड और या फिर एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो देख लीजिए कि अगर एग फर्टिलाइज होता है तो फीमेल बॉडी के अंदर अपकमिंग नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए जो होता है वो ओव्यूलेशन रुक जाता है क्योंकि अब क्या है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो, इन सब का इम्प्लांटेशन यूटेरस के अंदर हो चुका होता है और क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाइड है तो अपकमिंग नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए जब तक बेबी का डिलीवरी नहीं हो जाता तब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो वहाँ पे जो अनफर्टिलाइज एग है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में, पीरियड्स के फॉर्म में क्या होगा,
अपकमिंग 28 डेज़ के अंदर शेड होगा, फिर से आपका क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, फिर से आपकी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी कंडक्ट होगी। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज डन ड्यूरिंग द सर्जिकल मेथड इन मेल्स एंड फीमेल टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो देखिए मेल के अंदर तो उसका वैसेक्टॉमी होता है, जिसके अंदर मेल के जो वासा डेफरेंस होते हैं उनको कट करके वहाँ पे क्लिपिंग करके उसकी सर्जरी कर दी जाती है। और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टॉमी होता है, जहाँ पे उनके फेलोपियन ट्यूब की क्लिपिंग करके वहाँ पे सर्जरी कर दी जाती है। ओके, तो 34 क्वेश्चन हेयर इज डन, जिसके अंदर इसका बी पार्ट भी अगर हम देख लें तो व्हाट हैपेंस व्हेन लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल्स ऑन द सॉइल। अगर ब्रायोफाइलम का लीफ अगर सॉइल के ऊपर गिर जाता है तो क्या होगा। तो देख लीजिए कि ब्रायोफाइलम के लीव्स के थ्रू ही यहाँ पे उसके लीव्स की बाउंड्री पे ही जो है प्लांट का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, बड फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे वो ग्राउंड पे गिरेगा, वहीं जर्मिनेट होगा और उस ब्रायोफाइलम की लीफ की बाउंड्री से ही क्या होने लग जाएगा, न्यू प्लांट ग्रो करने लग जाएंगे। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक एग्जांपल है। अगर प्लेनेरिया को कई पीसेस में कट कर देंगे तो क्या होगा, रीजनरेशन होगा और वहाँ पे जितने पीसेस में आप कट करोगे उसको उतने पीसेस के अंदर प्लेनेरिया ग्रो कर जाएगा। इसके रिगार्डिंग रिसेंट में मैंने एक शॉर्ट भी डाल रखा है चैनल पे, आप अभी जाके मतलब अभी नहीं, वीडियो ख़त्म होने के बाद जाके चेकआउट भी कर सकते हो। ओके, आप ज़रूर उसको देखिएगा। स्पोरेंजिया फ्राइजोपस ऑन मैचुरेशन लिबरेट स्पोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पोर फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजिया के अंदर, और अगर वहाँ पे क्या होगा कि हवा चलेगी एंड विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन वहाँ पे वो स्पोर्स जाके किसी ग्राउंड पे जर्मिनेट होंगे, फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वहाँ पे भी स्पोर फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो बी पार्ट हियर इज ऑल्सो डन ऑफ 34 क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू दी 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन हियर इज प्योर न्यूमेरिकल। आप राइट साइड के अंदर देख सकते हो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे कैसे क्या है। ओके, सो फ्रॉम माई साइड 35th क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। अगर आपको लगता है कुछ समझने वाला तो आप वीडियो पॉज करके इस पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन को देख सकते हो। लेट्स कम टू द 36th क्वेश्चन हियर विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 36th question here is saying that explain why carbon forms compounds mainly by covalent bonds. Explain in brief two main reasons for the carbon forming a large number of compound. Why does carbon form strong bond with the most other elements? देखिए कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल के अंदर 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, तो वो क्या करता है, कोवेलेंसी दिखाता है, इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और इसके पीछे दो क्या के मेन कारण है, तो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, ये दो इसके मेन पीछे कारण होते हैं। ओके, कैटिनेशन जो होते हैं ये इसकी कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी होती है, और टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि इसके वैलेंस शेल के अंदर जो 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो। इसके बाद जो ये इतनी इजीली दूसरे एलिमेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग कार्बन बॉन्ड बनाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो यही है क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है। 2 ही इसके अंदर शेल होते हैं, एक के शेल और एक एल शेल। एल शेल के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे में जब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके, सो ये पार्ट था। इसके अलावा जो इसका बी पार्ट हम देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि राइट द नेम एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ ए चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच एडिशन रिएक्शन एंड हाइड्रोजन कैन टेक्स प्लेस, stating the essential condition required for an addition reaction to occur. Write the chemical equation giving the name of reactant and product of such reaction. How is an addition reaction different from a substitution reaction? Write the structure of benzene. यहाँ पे देख लीजिए कि कह रहा है कि एक जनरल फॉर्मूला दीजिए ऐसे हाइड्रोकार्बन का जिसके अंदर एडिशन रिएक्शन हो पाए। ठीक है, तो देख लीजिए एडिशन रिएक्शन जो होती है वो तो आपके इसमें एल्कीन और एल्काइन के अंदर हो पाती है। ठीक है ना, तो एल्कीन और एल्काइन के अंदर हो पाती है, तो इनकी देख लीजिए एल्कीन का फॉर्मूला आपके सामने दिया है CnH2n होता है और एल्काइन का होता है CnH2n-2। और रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट के इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके बाद देख लीजिए एक एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे आपके सामने रिएक्शन दी गई है कि इस इथीन के अंदर जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम ऐड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम, देन इथेन बनता है। ठीक है, और एडिशन रिएक्शन जो होती है वो केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हो पाती है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके एल्कीन और एल्काइन ही होते हैं। जो एल्केन्स होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इतना और मैं बता दूं कि एल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है,
ठीक है। इसके बाद बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके सामने राइट साइड के अंदर गिवन है। सो फ्रॉम माय साइड 36th क्वेश्चन इज आल्सो डन। नाउ 37th क्वेश्चन हियर इज केस बेस्ड क्वेश्चन। हियर आप वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट पूरी पढ़ सकते हो जिसके अंदर ये कह रहा है। मैं फटाफट अगर इसका मीनिंग समझाऊँ तो चाहे रूरल फैमिलीज़ के अंदर चाहे अर्बन शहरों के अंदर अगर हम कुछ परिवारों की बात करें तो फीमेल्स को टॉर्चर करा जाता है कि वो फीमेल बच्चा ही क्यों दे रही हैं, मेल बच्चा क्यों नहीं दे रही, ठीक है। और ऐसे में सोसाइटी जो है वो ये साइंटिफिक रीज़न इसके पीछे, बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न नहीं समझ पाती, ठीक है। और हम ये बात जानते हैं कि इसके पीछे कोई भी बच्चा हो उसके पीछे मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, ठीक है ना। और जो बेबी का जो सेक्स होता है, यानी चाहे लड़का हो चाहे लड़की जो पैदा हो रहा है, उसके पैदा होने के पीछे जो जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, फादर के जेनेटिक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्वेश्चन इसका कह रहा है कि स्टेट द बेसिस ऑन विच द सेक्स ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड इन ह्यूमंस। तो देख लीजिए कि अगर एक्स क्रोमोसोम मेल की तरफ से आएगा देन तो फीमेल चाइल्ड पैदा होगी, अगर मेल की तरफ से वाई क्रोमोसोम आएगा देन मेल चाइल्ड पैदा होगा, ठीक है। तो टेक्निकली देखा जाए तो मेल यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बी कह रहा है वाई इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड मिसमैच्ड पेयर इन मेल्स। मेल्स के अंदर देख लीजिए तो मिसमैच पेयर क्यों होते हैं। तो देखिए जो मेल का यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम का साइज़ होता है वो नॉर्मल साइज़ होता है, मतलब थोड़ा बड़ा होता है, और लेकिन जो फीमेल वाई क्रोमोसोम वाला होता, वाई क्रोमोसोम वाला जो आपका ये होता है जो साइज़ होता है उसका वो लिटिल बिट शॉर्टर होता है, ठीक है। सो ये मिसमैच्ड होता है क्रोमोसोम का। तो सी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेरेंट रीस्टोर्ड इन द प्रोजेनी, या फिर और पार्ट इसका कह रहा है एक्सप्लेन बाय गिविंग टू एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन व्हिच सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो देखिए यहाँ पे सी अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो देखिए कि मेल की तरफ से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, फीमेल की तरफ से 46 क्रोमोसोम के अंदर से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। इट मीन्स हाफ क्रोमोसोम आ रहे हैं, मेल की तरफ से 23, फीमेल की तरफ से 23, दोनों ऐड होके 46 क्रोमोसोम बनते हैं। इट मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जाइगोट जो बनता है। सो टेक्निकली हाफ क्रोमोसोम ही ट्रांसफ़र होते हैं एक पेरेंट से दूसरे अपनी अपकमिंग प्रोजेनी में, ओके। ये यहाँ पे था। दूसरा यहाँ पे कह रहा है जो और पार्ट वाला कह रहा है कि दो एग्जांपल ऐसे बताइए ऑर्गेनिज्म में जिसमें जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन नहीं करा जा सकता। तो देखिए एक तो रेप्टाइल्स के अंदर, दूसरा स्नेल्स के अंदर। क्योंकि देखो कि रेप्टाइल्स के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर के बेसिस पे क्या होता है कि सेक्स ऑफ दी जो प्रोजेनी है वो डिसाइड होता है, ओके। और स्नेल्स के अंदर क्या है कि उनकी लाइफ टाइम के अंदर वो उनका एक टाइम पीरियड के अंदर वो अपना सेक्स या जेंडर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और तो कभी मेल है तो मेल पैदा हुआ है तो फीमेल में कन्वर्ट हो सकता है, फीमेल पैदा हुई तो मेल में कन्वर्ट हो सकती है अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। ये उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक कह लीजिए तो उनकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। इफ़ आजकल के टाइम पे ह्यूमंस की तरह नहीं कि लाइक बाय सर्जिकल मेथड्स वगैरह इस तरीके से अपने आप को चेंज करा लिया, ठीक है। जोक था, इट इज़ लाइक जोक के फॉर्म में इस चीज़ को लेना स्टेटमेंट को। बाकी आज के टाइम पे तो आपको पता ही है कि सर्जिकल मेथड से इंसान भी क्या है कि मेल से फीमेल में कन्वर्ट हो रहा है, फीमेल से मेल में कन्वर्ट हो रही है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ठीक है। स्नेल्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप ही उसका जब मन करेगा वो फीमेल है तो मेल में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल है तो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 37th क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। हियर 38th क्वेश्चन, अगेन इट्स दिस पर्टिकुलर होल क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा आपका एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, पढ़िए इसको एंड सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश कीजिए। आपके सामने सोल्यूशन भी राइट साइड के अंदर गिवन है एंड क्वेश्चन भी गिवन है। सो फ्रॉम माय साइड 38th क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट 39th क्वेश्चन। Here it is saying that metals are required for a variety of purposes. For this we need to extract from their ores. Ores mined from the earth are usually contaminated with many impurities which must be removed prior to the extraction of metals. The extraction of pure metal involves the following steps: concentration of ore, extraction of metal from the concentrated ore, and refining of metal. A question यहाँ पे कह रहा है कि name an ore of the mercury and state the form in which mercury is present in it. देखिए मरकरी का यहाँ पे ore जो पाया जाता है that is cinnabar, ठीक है ना।
मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड फॉर्म के अंदर ये पाया जाता है। बी क्वेश्चन हेयर इज सेइंग व्हाट हैपेंस टू द जिंक कार्बोनेट व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। देख लीजिए, अगर आप उसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर अगर आप हीट करते हो तो इट इज़ नोन एज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन के अंदर आप लिमिटेड सप्लाई या एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर आप हीटअप करते हो, और हीटअप करने के बाद देख लीजिए आपको जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। बाद में उस जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हम रिएक्ट करा देते हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एंड प्योर हमें जिंक मेटल देखने को मिल जाता है। ये आगे की रिएक्शन है जो कि आंसर के अंदर गिवन नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। सी पार्ट हेयर इज सेइंग दैट रिएक्शन ऑफ मेटल ए विद Fe2O3 इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड इज यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। अब देख लीजिए, जब भी रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने की बात आएगी आपको आंख बंद करके उस क्वेश्चन के अंदर थर्मिट रिएक्शन लिख देना है, ठीक है। ये एक कह लीजिए तो बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। एमसीक्यू के अंदर भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए कौन सी रिएक्शन की जाती है। सो थर्मिट रिएक्शन आंख बंद करके आपको मार्क करना है, ओके। थर्मिट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि Fe2O3 फेरस ऑक्साइड जो होता है उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो Fe प्योर आयरन जो होता है वहाँ पे मेल्ट होके ज्वाइन कर देता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड वहाँ पे रिएक्ट करके रिलीज हो जाता है और काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो यहाँ पे 39 क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। और वाला पार्ट इसका अगर लास्ट हम देखें तो कह रहा है कि वी कैन नॉट यूज कार्बन टू ऑब्टेन सोडियम फ्रॉम सोडियम ऑक्साइड, वाई स्टेट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आंसर मैं बोलूँ तो कार्बन के अंदर इतना दम ही नहीं है कि वो सोडियम ऑक्साइड से सोडियम को रिड्यूस करा सके, ठीक है ना, क्योंकि सोडियम इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल फाउंड इन द रिएक्टिविटी सीरीज। काफ़ी टॉप सीरीज़ के अंदर ये मतलब रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी टॉप पे पाया जाता है, तो कार्बन उसको रिड्यूस करा ही नहीं सकता, ओके। तो अगर हम सोडियम ऑक्साइड को हमें रिड्यूस कराना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इट मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पर कैथोड के ऊपर हमें सोडियम मिल देखने को मिलेगा और हमें एनोड पे क्लोरीन आयन देखने को मिलेगा। सो आई होप आप सभी को सोल्यूशन समझ आए होंगे। और ऐसे में आप लोग देख सकते हो कि लाइक यहाँ पे कई क्वेश्चंस पे मैंने कई एक्स्ट्रा बातें भी बताई हैं, तो उन सभी को आप सभी को ध्यान में रखना है। अगर इम्पॉर्टेंट आपको लगी हो तो आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वीडियो पॉज करके उसको दोबारा मतलब सुन करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पे जो कि मेंशन नहीं है, सोल्यूशन के अंदर नहीं लिखी, मैंने उसको वर्बली बोला है, ओके। सो मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज़ के सोल्यूशन को डिस्कस करते हुए, ओके। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।